बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी पे कुछ मज़ीद डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो कि इलास्टिसिटी से बिलोंग करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है उसका नाम है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, द लिमिट आफ्टर विच द बॉडी विल बी नो मोर इलास्टिक, यानी ऐसी लिमिट, ऐसा पॉइंट जिसके बाद एक बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को लूज कर देती है। इलास्टिसिटी को लूज करने का क्या मतलब है जी? हम इसी डेफिनेशन को एक डिफरेंट अल्फाज के साथ भी पेश कर सकते हैं। वो है जी, द लिमिट आफ्टर विच द बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज परमानेंटली। यानी जब कोई बॉडी अपनी इलास्टिसिटी को खो देती है, इलास्टिसिटी को लूज कर देती है, तो अब आप जब उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसके साइज और शेप में कोई रिस्टोरिंग नहीं होगी, यानी कि वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आएगी। वो अपना साइज और शेप मुस्तकिल तौर पे परमानेंटली चेंज कर देगी। उसमें किसी किस्म की दोबारा रिस्टोरिंग आपको नजर नहीं आती है। तो इसका मतलब ये कि आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया है। इलास्टिक लिमिट से पहले पहले जो बॉडी है वो इलास्टिसिटी जो है वो पोजेस करती है, यानी अगर आप उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ देंगे तो वो अपनी असल हालत में वापस चली जाएगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट की अगर बाद की बात करें तो उस वक्त ये होता है कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को सीज कर देते हैं तो भी बॉडी अपनी असल हालत में वापस नहीं आती है। उसका जो चेंज है वो परमानेंटली प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये थी इलास्टिक लिमिट। इसके बाद है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें ये बताता है द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। यानी अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रहें तो आप जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। स्ट्रेस को बढ़ाने से स्ट्रेन भी बढ़ती है। डेफिनेटली ये हम किसी भी एग्जांपल पे ये बात अप्लाई करके देख सकते हैं। स्प्रिंग के ऊपर अगर आप अप्लाई करें तो स्प्रिंग में जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, उतना ही उसमें चेंज प्रोड्यूस होगा। जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतना कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो गोया ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इसीलिए हमने इसको मैथमेटिकली लिखा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसके बाद इसमें यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम किस तरह से यहाँ पे देखते हैं? लेट्स सी, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। यानी अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो ले लें तो ये रेशो आपको एक कांस्टेंट देगी, और वो जो कांस्टेंट है उसको हम यंग्स मॉडुलस या y का नाम देंगे। वो यंग्स मॉडुलस को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू, यानी ये जो एक कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होगी, इस वैल्यू को देख के हमें ये अंदाजा होगा कि किसी बॉडी में कितनी इलास्टिसिटी पाई जाती है, या उसमें स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिहाज से स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस होगी, उसमें चेंजिंग किस लिहाज से और कितनी आएगी। यंग्स मॉडुलस की ये वैल्यू देख के हमें अंदाजा होता है। लेकिन यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करते हैं जी? थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम चेक कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यंग्स मॉडुलस जैसे कि डेफिनेशन में है कि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो होती है, द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो है, तो ये एक कांस्टेंट के इक्वल है, और वो जो कांस्टेंट है वो क्या कहलाता है जी? यंग्स मॉडुलस कहलाता है। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर प्रोड्यूस करूं तो यंग्स मॉडुलस का सिंबल y है। टेंसाइल स्ट्रेस, इसका फार्मूला अभी हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा, F डिवाइडेड बाय A। टेंसाइल स्ट्रेस का या सिर्फ स्ट्रेस का फार्मूला है F ओवर A, वो हमने इसकी जगह पुट किया। डिवाइडेड बाय
टेंसाइल स्ट्रेन की जगह पे हमने डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल लगाया, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा एल बाय एल। नेक्स्ट स्टेप में अब अगर आ जाएं तो एफ डिवाइडेड बाय ए हमने ऐसे ही लिखा है, और डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी उलट जाती है, तो ये एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल हो जाएगा। और अब एफ को अगर एल से और ए को डेल्टा एल से मल्टीप्लाई किया जाए तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म बन जाएगी, फाइनल फार्मूला बन जाएगा यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट करने का। इस फार्मूले की मदद से आप यंग्स मॉडुलस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम लास्ट में बात कर लें इसके यूनिट की, तो यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर भी और ये चैप्टर भी थ्योरेटिकली अपने अख्ताम को पहुंचता है। ये आज इसका थ्योरेटिकली लास्ट लेक्चर था जो आपने अटेंड किया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।